नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जीआईसी ये हमारा सिविक्स का ये पॉलिटी नहीं होगा, सिविक्स होगा। बच्चा पॉलिटी लिख दिया है, तो ये सिविक्स का जो है हमारा प्रश्न है। और इसमें जो है हम 4 प्रश्नों को लिए हैं। और आप कहेंगे सर एक दिन में 4 प्रश्न, तो देखिए आप लोग की बहुत डिमांड थी कि जो 15 अंक के प्रश्न हैं या जो 25 अंक के प्रश्न हैं, तो 15 और 25 अंक के प्रश्नों को सर करने में दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है छोटे प्रश्न को कैसे किया जाए। तो इसमें हम 4 छोटे प्रश्न ही लिए हैं और आपको हम बताएँगे कि इसे कैसे टू द पॉइंट आपको लिखना है। बस 10 मिनट बने रहिए, तो न केवल आपका 4 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो जाएगा यही 10-10 अंक वाले, बल्कि इसके लिखने के तरीके को भी आप जान जाएँगे कि कैसे लिखना है, ठीक है? ये संस्थान के बैचेज चल रहे हैं, तो अभी तक यदि आपने संस्थान को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करें। जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे हैं जीआईसी मेंस के लिए जुड़ सकते हैं, और सिविक्स वाले बच्चे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रवक्ता वाले जो बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे हिंदी और निबंध के लिए, और ज्योग्राफी भी हमारा एक ऑप्शनल है, उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने 2 ऑप्शनल जो है वो चलाने का निर्णय लिया है। एक तो हिस्ट्री का है और दूसरा हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस का। तो ये दोनों ऑप्शनल 11 तारीख से इसके टेस्ट शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है यदि नामांकन नहीं कराए तो इसका नामांकन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर ये है, दिख रहा होगा। चलिए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का महत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। 10 अंक का प्रश्न है और आप लोग को पता है कि 10 अंक का प्रश्न है, इसे 50 शब्दों में लिखना होगा। और आपको जो कॉपी मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, और इसी में 2 प्रश्न लिखे रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और ये दोनों क्या है, 10-10 अंक के। सोचिए आधे पेज में तो आप लोगों की भूमिका लिखने की आदत है, और कुछ कुछ बच्चे तो पूरा पूरा पेज में भूमिका लिखते हैं, और ऐसे में उनको आधे पेज में ही, इतने में ही पूरा क्या करना है, पूरा उत्तर लिखना है। तो समस्या वाकई में बहुत ज्यादा है, और उत्तर भी ऊल जलूल नहीं लिखना है। आपसे आयोग कम लिखवा रहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण लेखन की डिमांड कर रहा है। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जब तक उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपकी परीक्षा निकलेगी नहीं। मतलब अभी भी मैं कुछ बच्चों की कॉपी देखते हैं जो अदर संस्थान से जुड़े हुए हैं कि सर एक बार देख लीजिए हमारी कॉपी, हम कैसा लिख रहे हैं। तो हम घबरा जाते हैं उनके लिखने के फॉर्मेट को देख करके, कि मतलब वो अभी भी ग्रेजुएशन या पीजी वाले फॉर्मेट से आयोग वाले फॉर्मेट पे आ ही नहीं पाए हैं। मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ एक पेज में लिख देंगे और चैलेंज कर देंगे परीक्षक से कि दम हो तो अब जो पढ़ लो और काम की चीजें निकाल लो और हमको नंबर दे दो। क्यों आपका परीक्षक कॉपी पढ़ेगा, जब वही दूसरी कॉपी खूब शानदार तरीके से एकदम टू द पॉइंट बढ़िया से लिखी हुई है, तो नंबर वो पाएगा कि आप पाएंगे। और इसमें आप लोग की भी गलती नहीं है। अभी कुछ शिक्षकगण भी हैं, वो उसी पुराने पैटर्न पे ही चल रहे हैं, उनको लगता है कि इसी से नंबर मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई। आयोग आपको एक पेज दे रहा है, ये देखिए, इसी में आपसे 2 प्रश्न का उत्तर चाह रहा है। तो आप अगर टू द पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आप कैसे लिख पाएंगे। और उसके बाद जो है परीक्षा देकर बहुत ज्यादा वाली स्थिति में रहेंगे कि प्रश्न तो हमको आ रहा था लेकिन हम लिख नहीं पाए। और सही बताएं कि यहाँ ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई ऐसा आयोग पूछ लेगा कि रॉकेट साइंस रहेगा। एलटी वाले भी पीछे की परीक्षा में देखिए बहुत ही शानदार पूछा था, सबको आ रहा था, लेकिन वही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, बहुत बच्चों का प्रश्न छूट गया। बहुत बच्चे स्टार्टिंग में खूब अच्छा लिखे, बाद में ऐसा लिखे कि वो खुद ही नहीं पहचान पाए कि मैंने ही लिखा है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा में हर स्तर पे आपका जो है मैनेजमेंट वो दिखना चाहिए। यदि आयोग ने आधा पेज दिया तो आधे पेज में ही आप गागर में सागर भरने का प्रयास करिए। जैसे यही प्रश्न उठाइए कि भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का महत्व बताना है, 10 अंकों का प्रश्न है। तो गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार रही है। अब आपको 1 लाइन 1.5 लाइन की भूमिका लिखनी है। इसका उद्देश्य किसी शक्ति गुट का सदस्य बने बिना स्वतंत्र एवं राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीति अपनाना है। कितने शानदार तरीके से आपने बता दिया कि गुट निरपेक्षता क्या है, कि हम किसी भी गुट में शामिल न होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का जो है हम अनुसरण करेंगे।
फिर विदेश नीति की स्वायत्ता एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित करती है क्या, जो हमारी गुटनिरपेक्षता है। और गुटनिरपेक्षता की पृष्ठभूमि आप लोगों को पता ही होगा कि वो जब हम आजाद हुए तो उस समय जो देश दुनिया है वो दो ध्रुवों में बटी थी। एक तो एक का नेता अमेरिका, दूसरे का नेता यूएसएसआर। अमेरिका वाला कहा कि तृतीय दुनिया के देश, मतलब जो नई नई आजादी पाए थे उसमें जो भारत भी था, आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको ये सहूलियतें देंगे। यूएसएसआर ने कहा कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको ये चीजें देंगे। जो भारत है और भारत जैसे जो महत्वपूर्ण देश है, जैसे उसमें मिस्र हुआ, युगोस्लाविया हुआ, इन लोगों ने कहा कि नहीं, ना हम आप में आएंगे ना हम आप में आएंगे, हम तटस्थ रहेंगे और जो सही रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। फिर राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। भाई जो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति, इसमें जो अगला है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का गुटनिरपेक्षता में विरोध किया गया है। तो आपको अब देखिए, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 अंक का 50 शब्दों में पूछ रहा है। नहीं तो आप एक्सप्लेन करिए उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद, तो यही एक एक पेज में होंगे। लेकिन अब आपको गागर में सागर भरने वाली स्थिति में आना है, तो बस एक पॉइंट दे के निकल जाइए। फिर विकासशील देशों की आवाज को क्या है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सशक्त बनाता है कौन, गुटनिरपेक्षता। आपने एक छोटी सी भूमिका लिखी, 3-4 पॉइंट दिया, और फिर गुटनिरपेक्षता ने भारत की स्वतंत्र, संतुलित और राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीति अपनाने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, जो आज भी रणनीतिक स्वायत्ता के रूप में प्रासंगिक है। मतलब सोचिए कि आप निष्कर्ष में गुटनिरपेक्षता ने भारत को क्या दिया उसको तो बताया ही, और आज उसकी जो वर्तमान में प्रासंगिकता उसकी भी आपने चर्चा कर दी। और यही अप्रोच होता है क्या, गागर में सागर बनने का। बस इतना ही आपको लिख के जाना है, और विश्वास मानिए इतना लिख के आएंगे तो 6 नंबर पाएंगे 10 में। बस आप इस अप्रोच के साथ आंसर राइटिंग करिए। लेकिन अफसोस ये है कि आप लोग इस तरीके की आंसर राइटिंग कर नहीं रहे हैं। लाख समझाने के बाद भी आप लोग अभी भी पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं, और यदि आप उस ढर्रे पे चलेंगे तो विश्वास मानिए आपके साथ क्या है, धोखा होना तय है। तो एक प्रश्न ये हो गया। अब अगर 10 अंक में एक प्रश्न और देख लीजिए कि उदारीकरण से क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। 10 अंक में है, 50 शब्दों में बताना है उदारीकरण के बारे में। देखिए गुटनिरपेक्षता, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सब आपके टॉपिक में है। तो और ऐसे ही देगा आयोग, देता भी है, पीछे की परीक्षाओं को देखिए ऐसे ही देता है। तो अब उदारीकरण बताना है, तो सबसे पहले की पॉइंट क्या है, उदारीकरण। छोटी सी भूमिका दीजिए। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण एवं प्रतिबंधों का कम करके बाजार की शक्तियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना। मतलब जो उदारीकरण का जो शाब्दिक अर्थ, उसमें क्या है कि भाई जो अर्थव्यवस्था है, जो बाजार है, उस पर सरकारी नियंत्रण को घटाया जाए और उसको जो है बाजार के हवाले कर दिया जाए, बाजार ही जो है उसका नियमन करे, वही है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। आप लोग को पता ही होगा। पीएम कौन रहते हैं, नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन रहते हैं, मनमोहन सिंह रहते हैं। और इन्हीं लोगों के समय में भारत ने एलपीजी वाली व्यवस्था लाई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाली, ठीक है। तो आपने भूमिका दे दी। अब उदारीकरण का क्या अभिप्राय है ये तो आपने बता दिया। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली विशेषता इसमें यही है कि लाइसेंस, परमिट एवं नियंत्रण प्रणाली में कमी करना। कि भाई पहले क्या था, 1991 के पहले जो भारत सरकार थी, आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे तो आप अपने उद्योग की प्रकृति बताइए कि आप कौन सा उद्योग लगाना चाहते हैं, कितना प्रोडक्शन करेंगे, ये सारी चीजें कौन तय करता था, भारत सरकार तय करती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब बहुत चुनिंदा 3-4 सेक्टर पे ही जो है लाइसेंस लेने की जरूरत है। बाकी आप कोई भी अपना उद्योग लगाइए, आप उसका कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना उसका सेल कर रहे हैं, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये प्रयास हमने 1991 के बाद से शुरू किए हैं। फिर निजी क्षेत्र को अधिक स्वायत्ता मिलने लगी। भाई निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो जब निजीकरण आएगा तो निजीकरण को स्वायत्ता मिलेगी। और उसी के बाद आप देख रहे होंगे कि भारत में पहले क्या था कि भाई टाटा एक उद्योगपति थे, उसके बाद उदारीकरण के बाद बहुत से जो है उद्योगपति आए, और इस समय तो वर्तमान में हम जो है हमारे देश दुनिया में बहुत से अरबपति हैं।
मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर हैं, अडानी हैं, टाटा तो है ही हैं और लोग हैं। ठीक है, तो ये चीजें कि भाई उदारीकरण क्या करता है कि लाइसेंस, परमिट एवं नियंत्रण प्रणाली में कमी करता है, निजी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करता है, विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है मतलब एफडीआई जो है हम क्या है तो इसके द्वारा हम जो है प्राप्त करते हैं। और एफडीआई जब आता है भाई उदारीकरण से हमको एफडीआई मिलता है, और एफडीआई से हमको क्या मिलता है, एक तो वित्त मिलता है और प्लस तकनीकी मिलती है, तो दोनों की प्राप्ति होती है मतलब वित्त और तकनीक। तो कितना बढ़िया है कि हमको पैसा भी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, और जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत जरूरी है। उदारीकरण इसलिए भी बहुत जरूरी है। और जब से हमने 1991 के बाद से एलपीजी वाली व्यवस्था लाई है, तब से देख रहे होंगे कि भारत किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। 1991 के पहले आप अगर हम आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन आप 91 के क्या 2000 तक की चीजों को देखिए, क्योंकि 91 में यदि आप ला रहे हैं तो तुरंत तुरंत उसका प्रभाव दिखेगा नहीं। तो यदि आप गाड़ी भी परचेज करने जाएंगे तो 2-3 ब्रांड की ही गाड़ियां मार्केट में थी, राजदूत था, एचडी की बुलेट होती थी, यही सब 2-3 प्रकार की गाड़ियां थी, स्कूटर होता था। लेकिन 2000 के बाद जाके देखिए गाड़ियों में जो विविधता है, और वर्तमान में देखिए कि उदारीकरण के 30 साल के अंदर अंदर किस लेवल का परिवर्तन हुआ कि मतलब यहाँ टेस्ला आ गई, मतलब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, कौन कौन सी गाड़ी, नहीं तो वहां वही जीप, 4 पहिया में जीप होती थी, एम्बेसडर कार होती थी, और फिर ये 2-3-4 प्रकार की मोटरसाइकिलें होती थी। लेकिन ये वैश्वीकरण की ही देन है, उदारीकरण की ही देन है कि आज जो है हमारे पास विविधतापूर्ण ऑप्शन है कि भाई हमको ये बाइक नहीं पसंद है, ये बाइक पसंद है, हम इसको लेंगे, ये 4 व्हीलर नहीं पसंद है, वो 4 व्हीलर लेंगे। तो ये सब कैसे संभव हो सका, उदारीकरण के द्वारा ही संभव हो सका। विदेशी निवेश आए, हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो हुई, उसमें एफडीआई हमने प्राप्त किया, मतलब पैसा भी आया, तकनीक भी हमारे पास आई। फिर जब विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी तो भारतीय कंपनियों को क्या है, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, और जब भी बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, हमको आपको मिलेगा, क्योंकि हम लोग उपभोक्ता वर्ग हैं। तो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि। भाई जब प्रतिस्पर्धा रहेगी, सोचिए कि अगर एक ही आप टूथपेस्ट का उदाहरण ले, अगर एक ही कोलगेट टूथपेस्ट रहे और आप मजबूर हैं कि आपको वही लेना है, तो कोलगेट वाला निम्न क्वालिटी का टूथपेस्ट भी बेचेगा, आपको खरीदना होगा, और उसको भी लगेगा कि लोग जाएंगे कहाँ। लेकिन उसी में तमाम तरीके का आ जाए, सेंसोडाइन आ गया है, कोलगेट आ गया है, फिर डाबर वालों का आ गया है, तो अब इस तरीके के तमाम टूथपेस्ट आ गए, मार्केट में प्रतिस्पर्धा हो गई। तो ऐसे में क्या हो गया कि अब ये अपनी गुणवत्ता भी सुधारेंगे और प्राइस भी कम रखेंगे, तभी तो लोग उसको परचेज करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अंततः कंज्यूमर का फायदा हुआ, मतलब हमारा आपका फायदा हुआ। तो उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया। कैसे प्रतिस्पर्धी बनाया, मैंने स्पष्ट किया। गतिशील बनाया, कैसे गतिशील बना, मैंने गाड़ियों का उदाहरण दिया कि आज आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, और एक समय था कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते थे। वैश्विक बनाया कि भाई आज भारत में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बुगाती, तमाम कारें लोग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। भाई कायदे से टाटा महिंद्रा ही तो भारत की हैं, बाकी जितनी भी कारें, मारुति हो गई, हुंडई हो गई, कहाँ की है, सब बाहर की हैं, और हम उससे चल रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं। तो हम वैश्विक भी बने, किंतु इसके लाभों के समान वितरण की चुनौती भी बनी हुई है। मतलब इसमें क्या है कि लाभ तो इसके असीमित है, लेकिन इसका लाभ में जो वितरण वाली समस्या है, वह वितरण कैसा हो, समावेशी हो, समाज के तृणमूल स्तर तक हो, तो वो चीजें नहीं दिख रही हैं। तो इससे क्या होगा कि इसमें एक समस्या ये निकल के आ रही है कि एक व्यक्ति अमीर होता जा रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या है, वो और गरीब होता जा रहा है। मतलब इंडिया और भारत का जो गैप निकल के आ जा रहा है, तो आप इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रयास करना होगा। देखिए 50 शब्द ही होंगे और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी छूटी हुई हो। तो ऐसे ही हम अपने संस्थान में बच्चों को लिखवाते भी, और मॉडल, ये हमारे मॉडल उत्तर ही हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, उसका लाभ उठाएं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं निजीकरण को लेकर के। तो प्रश्न है कि निजीकरण के लाभ एवं हानियों का क्या है, तो संक्षिप्त विवेचना करना है। 10 अंक का प्रश्न है। तो सबसे पहले निजीकरण की पॉइंट है, तो निजीकरण क्या है इसको बताइए। तो निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक उपक्रमों
या सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी अथवा स्वामित्व बढ़ाना, जिससे दक्षता प्रतिस्पर्धा को क्या हुआ तो बढ़ावा मिला। भाई 1991 के पहले क्या था कि सब जगह सरकार थी, मतलब सब कुछ शिक्षा स्वास्थ्य सब जगह सरकार थी, प्राइवेट संस्थान नहीं थे। अब वर्तमान में आप क्या देखेंगे कि जो सरकारी अस्पताल है वहां लोग जाते नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा मिल रही है। तो ऐसे में ये क्यों संभव हो सका? क्योंकि जब हमने निजीकरण को अपनाया, 1991 के पहले निजीकरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सरकार ही तय करती थी, तो सीमाएं थी। निजीकरण आने से क्या हुआ कि लाभ हुआ लोगों को, स्वास्थ्य के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, तमाम उद्योगों की स्थापना हुई, बड़े बड़े उद्योगपति निकल के आए, तो रोजगार की समस्या सॉर्ट आउट हुई। फिर जब उद्योग स्थापित होंगे तो उससे राज्य को राजस्व मिलेगा, तो जब राज्य को राजस्व मिला तो फिर इकोनॉमी की जो गतिशीलता है वो बढ़ी। भाई जो हम जड़ता की स्थिति में थे, अब हम गतिशील होने लगे, और एक समय तो ये आ गया कि भारत जो है बहुत तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन गया। तो ये सब कैसे संभव हुआ? तो निजीकरण के द्वारा हुआ। अब इसमें लाभ में क्या देखेंगे कि दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि। भाई अब आप ऐसे मान लीजिए कि जो निजी उद्योग होंगे, तमाम उद्योग होंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो कंपटीशन जब होगा तो आप अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, और जब आप बेस्ट देंगे तो बेस्ट जो है उत्पाद बन करके आएगा। प्रतिस्पर्धा से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ। भाई आप ऐसे सोचिए कि आपके पास ही अगर गाड़ी है, 10 साल पहले की गाड़ी है और आज की गाड़ी में तुलना कर लीजिए। अपने समय में भले वो अच्छी थी, लेकिन आज इतना ज्यादा तकनीकी आगे बढ़ गई है। तो ये तकनीकी आगे बढ़ गई, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि मार्केट में प्रतिस्पर्धा है। मार्केट में यदि आपको बने रहना है तो आपको निरंतर जो है नए नए प्रयास करने होंगे, नए नए फीचर्स लाने होंगे, तब ना आप मार्केट में टिके रह पाएंगे। तो वही प्रयास है। तो इससे क्या गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। सरकार के वित्तीय बोझ में कमी आई। भाई पहले क्या था कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, चूंकि हम वेलफेयर स्टेट थे तो हर जगह हम इन्वॉल्व थे, तो ऐसे में हमारे पास राजस्व ही नहीं होता था कि हम अन्य सेक्टर में जो है कुछ काम कर सके। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये स्थिति आई कि सरकार इन क्षेत्रों में जब उसको धन कम खर्चा करने की जरूरत पड़ी तो वो अन्य क्षेत्रों में जो जाकर के डेवलप किया। तो अब देखेंगे कि सरकार भी जो है निजी क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं उसमें वो शेयर होल्डर्स बन रही है कि भाई हमारा भी इतना शेयर रहेगा, और लाभ कमा रही है। मतलब सरकार धनी हो रही है। और सोचिए जब सरकार धनी हो रही है मतलब हम आप धनी हो रहे हैं। फिर हानियां हैं, क्योंकि संक्षिप्त में इसमें हानियां भी बताना है। सोचिए कि मतलब निजीकरण भी बताइए, लाभ भी बताइए, हानि भी बताइए। अब हानि के तहत आप क्या बताएंगे? रोजगार में कमी एवं छटनी की संभावना हो रही है, क्योंकि निजीकरण में हमेशा एक संभावना रहती है कि यदि आप जो है भाई जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो उसकी कंपनी डूब जाएगी, उसकी कंपनी घाटे में जाएगी। जब कंपनी घाटे में जाएगी तो क्या होगा? सरकारी जैसी फैसिलिटीज तो नहीं है कि सरकार किसी भी तरीके से आपको वेतन देगी। वहां तो क्या होगा? जॉब में छटनी होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर क्या है कि नौकरियों से लोगों को निकाल देती हैं। सामाजिक असमानता तथा लाभ केंद्रित दृष्टिकोण में वृद्धि हो रही है। तो जो निजीकरण है उसमें क्या है कि भाई कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जा रहे हैं। एक तो ये असमानता हो रही है, और फिर जहां निजीकरण है वहां क्या है? तो वहां लाभ और लोभ की प्रवृत्ति होगी। क्योंकि कोई भी निजी उद्यम, यदि आप उद्यमी हैं तो बिना लाभ और लोभ की प्रवृत्ति से काम नहीं कर सकते। तो ये इसकी सीमाएं हैं कि भाई लाभ और लोभ एक सीमा तक रहे तब तो ठीक है, लेकिन लाभ लोभ की कोई सीमा तो होती नहीं, वो तो असीमित चली जाती है। तो ऐसे में क्या है कि नुकसान होता है। फिर आवश्यक सेवाओं की कीमतों में क्या है? तो वृद्धि हो जाती है। होता क्या है कि निजीकरण में कि अब सपोज करिए कि आप अपने मोबाइल सिम को ही देखिए, बीच में जियो वाला आया, मोबाइल सिम, मोबाइल में इनकमिंग कॉलिंग आउटगोइंग सब कुछ फ्री कर दिया। और फ्री कर दिया तो जितने भी प्लेयर थे, जो छोटे मोटे प्लेयर थे जैसे टाटा डोकोमो था, हच था, वो सब तो बाहर चले गए। अब मार्केट में दो ही तीन प्लेयर बचे हुए हैं, दो ही मुझे याद है। एक तो जियो है, दूसरा एयरटेल है, तीसरा वोडाफोन है। और वोडाफोन भी दयनीय स्थिति में चल रहा है। बीएसएनएल तो परिदृश्य से गायब है। अब चूंकि जियो के पास पूंजी बहुत ज्यादा है, वो एक समय के बाद देखेगा एयरटेल को भी निगल लेगा, तो उसकी एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी। जब एकाधिकार हो जाएगा मार्केट पे
तो फिर क्या करेगा, कहेगा बच्चों बहुत फ्री में मैंने सर्विस दी थी और आप लोगों ने बहुत मजा लिया था, लेकिन वो मेरा झांसा था, मेरा ट्रैप था, और आप अब ट्रैप में फंस चुके हैं। और अभी इसीलिए जो है आकाश अंबानी बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुए थे कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाने का काम अब धीरे धीरे कर रहे हैं, कि जो चीजें फ्री में दे करके आर्डर डलवाए और अब अपना एकाधिकार स्थापित लगभग लगभग जियो का होता जा रहा है। तो एक वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी कॉलिंग फिर पुनः बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो वो समस्या है। अब आप निष्कर्ष दीजिए कि निजीकरण आर्थिक दक्षता बढ़ाता है, परंतु सामाजिक न्याय जनहित की रक्षा हेतु प्रभावी सरकारी नियम आवश्यक है। तो मतलब आप क्या करें कि निजीकरण बिल्कुल आर्थिक दक्षता को बढ़ाता, इसको हम एकदम मान रहे हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में अभी भी सरकारी प्रयासों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ निजीकरण का लाभ जिसके पास पैसा रहेगा वही ले पाएगा। बाकी सरकारी स्कूलों की जरूरत है, सरकारी अस्पतालों की जरूरत है, और उसमें भी आयुष्मान कार्ड की भी जरूरत है जो भारत सरकार अवेलेबल करा रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो धन का वितरण है वो असमान है, बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है और अधिकांश जनता क्या है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये निजीकरण के लाभ हानि को आपने बता दिया। एक प्रश्न और देख लेते हैं, भूमंडलीकरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लिखिए। 10 अंक का प्रश्न है, जैसे ही परीक्षा में आएगा एक लाइन का प्रश्न आप लोग तो सोचने में लग जाएंगे और क्या करेंगे, भूमंडलीकरण की परिभाषा देने में ही आप क्या है कि आपका इतना ही पेज मिल रहा है एक पेज का, और यूपीएससी में जो पेज मिलता है वो A4 साइज से छोटा होता है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। जो A4 साइज का पेपर का उपयोग जो आप करते हैं उससे भी छोटा होता है। अगर ये A4 साइज पेपर है तो वहां जो पेपर मिलेगा वो बेसिकली आपको इतने ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। तो मतलब ये भी नहीं मिलेगा, इतने में मिलेगा, और इतने में ही आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और आपकी आदत वही है कि एक पेज में तो भूमिका लिखने वाली, तो ऐसे में तो आपके साथ बहुत नुकसान होगा। चलिए, भूमंडलीकरण, तो इसमें की पॉइंट भूमंडलीकरण है, आप लोग संक्षेप में बताइए कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व अर्थव्यवस्थाएं, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और सूचनाएं परस्पर क्या है, जुड़ती हैं। भाई ग्लोबलाइजेशन, पूरी धरती एक वैश्विक गांव हो गया, तो कैसे एक गांव बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। कैसे कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, निवेश है, प्रौद्योगिकी है और सूचनाएं सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो। जो इंटरनेट का हम प्रयोग कर रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब क्या है कि ये पूरी दुनिया को एकदम एकदम बांधे हुए। वैश्वीकरण का सबसे सुंदर उदाहरण ये हमारा इंटरनेट ही है वर्तमान में। फिर भारत में इसकी शुरुआत 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत की गई, आपको मैंने पीछे बताया ही है। तो आपकी भूमिका खत्म। अब अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या है वैश्वीकरण का, तो सबसे पहला प्रभाव, भाई जब वैश्वीकरण हुआ हमारे बाजार क्या हुए, देश दुनिया के लिए खुले, तो ऐसे में हम देश दुनिया के बाजारों में गए, मतलब हमको देश दुनिया का बाजार मिला। हमारे यहाँ देश दुनिया के बाजार आए तो क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था हुई वो प्रतिस्पर्धी हुई, हमको एफडीआई के माध्यम से वित्त की प्राप्ति हुई, तकनीकी की प्राप्ति हुई। तो वही आप बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई एवं पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई। फिर निर्यात, व्यापार एवं वैश्विक बाजार का विस्तार हुआ कि भाई आज भारत के प्रोडक्ट्स जो है वो देश दुनिया के हर मार्केट में मिलते हैं, और भारत में भी देश दुनिया के प्रोडक्ट मिलते हैं। भाई हम लोग तमाम जो है विदेशी कंपनी के कपड़े ही पहने हैं, लिवाइस जो जींस है, जिसे जींस में अच्छा माना जाता है, लोग पहनते हैं, यूएस पोलो पहनते हैं, तो ये सब हमारे यहाँ की थोड़ी ना ब्रांड है, ये सब तो बाहर के ब्रांड है। फिर इसी तरीके से नाइकी का जूता, एडिडास का जूता, ये सब हमारे थोड़ी ना, हमारा तो मोची ब्रांड है। तो ये चीजें हैं। नई तकनीकी एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, तो जब भूमंडलीकरण हुआ तो चूंकि नई तकनीकी आई, तो जब नई तकनीकी आएगी तो नए उद्योग स्थापित होंगे, नए नए उद्योग स्थापित होंगे तो क्या हुआ, रोजगार बढ़ेंगे। तो ये भी एफडीआई से मतलब भूमंडलीकरण से फायदा हुआ। फिर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता में क्या हुआ, सुधार हुआ। जो मैंने पीछे बताया कि भाई मार्केट में, टूथपेस्ट वाला मैंने उदाहरण दिया कि अगर तमाम प्लेयर मार्केट में है तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा रहेगी, भाई यदि हमारी क्वालिटी गिरेगी और हमारा दाम ज्यादा रहेगा तो हमको लोग क्यों खरीदेंगे। मतलब गुणवत्ता टॉप क्लास की और दाम कम, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे, मार्केट में रह पाएंगे, और इसके लिए आपको बेस्ट प्रयास करने होंगे।
तो वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं भूमंडलीकरण के द्वारा। चूंकि यहाँ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पूछा है तो आपको अर्थव्यवस्था पे ही बने रहते हुए लिखना। ये नहीं है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव समाज पे बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन समाज नहीं पूछा है, आपको देखना है कि किस पे पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था पे पूछ रहा है कि समाज पे पूछ रहा है। तो यहाँ चूंकि अर्थव्यवस्था पे है तो अर्थव्यवस्था पे केंद्रित होकर लिखना है। तो भूमंडलीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं वैश्विक बनाया है। भाई वैश्विक तो बिल्कुल हम बने हैं, प्रतिस्पर्धी भी बने हैं, परंतु समावेशी विकास के लिए संतुलित जो है वो इसका संतुलित होना जरूरी है। भाई जो लाभ वैश्वीकरण से हमें मिल रहे हैं तो उसका समावेशी विकास तभी होगा जब इसका संतुलित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस दिशा में हमें प्रयास करने की जरूरत है। तो इसी तरीके से चूंकि आप लोग का बहुत ज्यादा डिमांड था कि सर 10 अंक वाला जो है प्रश्न करा दे, बहुत दिक्कत आ रही है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। और हम अपने जो मॉडल उत्तर हैं हम इतना ही आपको देते ही हैं कि बस इतना ही लिख करके चले आइए। और हम तो दावा करते हैं, एलटी में भी मैंने दावा किया था और जीआईसी जीडीसी में भी मेरा दावा है कि जितना संस्थान दे रहा है बस ईमानदारी से आप उसको पढ़ लीजिए, उसको करके तो आइए, नहीं पास होइएगा तो कहिएगा। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक था और इसमें मैंने 4 छोटे प्रश्न को करवाया है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए ये हमारा टेलीग्राम है। अब जो मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ आप डिमांड करते ही रहते हैं, तो ये सब्सक्राइब कर, ये मतलब ज्वाइन कर लीजिए @समृद्धि IAS ऑफिशियल। तो आपको यहाँ जो है ये मिल जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं एक समय के बाद, और जो पीछे भी पढ़ाया गया उसका भी वीडियो आपको मिल जाता है। और दूसरी चीज हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो ये है समृद्धि IAS का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये वाला। तो ये सारे चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।